बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एफबीआईसी बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स 2015 का सेकंड पेपर हम कर रहे हैं और सेक्शन बी के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, गिव एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, collection of gases over water and respiration at higher altitudes, respiration by deep sea divers and how deep sea divers respire on return from the sea। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है कि हमने कितनी एप्लीकेशंस लिखनी है ना, तो 2 एप्लीकेशंस जो हैं वो हम ऑलरेडी 2015 के फर्स्ट पेपर में कर चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 2 जो है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2 जो है वो एप्लीकेशंस उसमें अटैम्प्ट करनी है। 1.5 मार्क्स की एक और 1.5 मार्क्स की दूसरी हो जाएगी, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आप इसको अटैम्प्ट करेंगे। थर्ड है हमारे पास रिस्पायरेशन बाय डीप सी डाइवर्स। डीप सी डाइवर्स ब्रीथ air under increased pressure at the depth of 40 meter. The pressure increases 5 times and than the normal pressure। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे डीप सी में डाइवर्स जो हैं वो ब्रीथ करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे, ठीक है, सी के अंदर, तो 40 मीटर पर जो है वो आपको पता है कि यहाँ पर 5 टाइम्स प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, तो 5 टाइम इंक्रीज़ करके वो 795 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल एयर जो है वो ब्रीथ नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज़्यादा हाई प्रेशर से जब ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाएगी तो वो उसको डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या यूज़ किया जाएगा, देयरफॉर डीप सी डाइवर्स यूज टू ब्रीथ अ मिक्सचर ऑफ 95% हीलियम एंड 4% ऑक्सीजन, और इस मिक्सचर को कहते हैं हिलॉक्स। ये आपके से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये परसेंटेजेस आपको याद करनी है, 95% हीलियम होगा और 4% ऑक्सीजन हिलॉक्स में, ठीक है, इन दी रिस्पायरेशन टैंक, और उस रिस्पायरेशन टैंक को हम स्क्यूबा कहते हैं, ठीक है। स्क्यूबा सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग ऑपरेटस होता है। आपने देखा होगा अक्सर जो डाइव कर रहे होते हैं तो उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगाया होता है, ठीक है, और पीछे उनके वो सिलेंडर जो है उनके बैक पे उन्होंने हैंग किया होता है, ठीक है। Having oxygen used by divers under water contained compressed air to breathe, और उसमें गैस compressed फॉर्म में जो है वो डाली होती है। As the divers return to the surface, it becomes hazardous for him if not handled properly। एकदम से जो है वो डाइव जब कर रहे हैं इतनी डेप्थ में, तो एकदम से सरफेस पे नहीं आ सकते, तो उसके लिए जो है वो प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब ब्रीथ कर रहे हैं इतने ज़्यादा हाई अंडर डेप्थ में 40 मीटर तक, तो जो है जो गैस है, ठीक है, गैसेस ब्लड के अंदर जो है वो आप कह लें डिज़ोल्व फॉर्म में चली गई हैं, ठीक है। और एकदम से जब वो आपकी बॉडी के ऊपर से प्रेशर हटेगा और एकदम से वो गैसेस बाहर आएंगी ब्लड से, वेन से, तो वो उनको रप्चर कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से ये बताया हुआ है कि जब डाइवर्स वापस आएंगे तो उनको प्रॉपरली हैंडल करना होगा, ताकि उनकी अंदर ब्लड के अंदर जो गैसेस डिज़ोल्व फॉर्म में जा चुकी हैं हाई प्रेशर की वजह से, वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो उनके ब्लड से वापस आएँ, ठीक है। एज द डाइवर कम्स अप द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग वाटर ड्रॉप्स एज अ रिजल्ट द कंप्रेस्ड एयर इन द लंग्स एक्सपैंड, ठीक है ना। यानी ऊपर से जब वाटर हट जाता है, उस डाइवर की बॉडी से हटता जाता है, तो आपके पास जो डाइवर की बॉडी के ऊपर प्रेशर था वो भी कम होता जाएगा, और गैस जो है वो जो कंप्रेस फॉर्म में अंदर गई हुई थी वो भी जो है वो एक्सपेंड करने लग जाएगी, ठीक है, एक्सपेंड करेगी। सर्फेसिंग मस्ट बी डन वेरी स्लोली सो दैट द कंप्रेस्ड एयर may escape out from the lungs without causing damage to them। तो ये सिंपल से वर्ड्स हैं, या आप इनको अपने वर्ड्स में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डीप सी डाइवर्स रिस्पायर ऑन रिटर्न फ्रॉम द सी। उसी का ही आगे फर्दर है कि क्या टेक्निक्स हैं, किस तरीके से जो है वो सर्फेसिंग करनी चाहिए जब डाइवर्स वापस आते हैं, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इज अबाउट 80%। इफ द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन डाइवर्स टैंक, the solubility of the nitrogen in the blood can increase with increase in pressure in the deep sea
ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है कि अगर डाइवर्स टैंक में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन भी जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है। एंड ब्लड ऑफ द डाइवर में बी सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन ड्यूरिंग अ डाइव इफ द डाइवर रिटर्न्स क्विकली and relatively at a very low pressure at the surface, he will face life threatening condition called bends, ठीक है। deep sea divers must either use different solutions of gases such as helium in oxygen or spent, यानी जिस तरह से अभी हमने पीछे बताया था हिलॉक्स यूज़ करना चाहिए, नॉर्मल एयर को नहीं लेके जाना चाहिए जो है वो रिस्पायरेटिंग टैंक में, या फिर दूसरा ये है कि हिलॉक्स यूज़ कर लें, या फिर ऐसा करें कि डीकम्प्रेशन चैम्बर में आएँ और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉडी का प्रेशर जो है वो कम किया जाता है आउटसाइड द सी, ठीक है, आफ्टर अ डाइव। द प्रेशर इन द डीकम्प्रेशन चैम्बर इज स्लोली लोअर्ड ओवर मैनी आवर्स, यानी काफ़ी घंटे लग जाते हैं जब आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के ऊपर से जो है प्रेशर हटाया जाता है डीकम्प्रेशन चैम्बर में, ठीक है। नाइट्रोजन गैस कम्स आउट ऑफ द ब्लड एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेफली फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। तो इस तरीके से, या तो अब हमने इसमें क्या सीखा है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ इस पॉइंट में बताई गई है कि अगर नॉर्मल एयर को कंप्रेस करके लेके जाएंगे तो नाइट्रोजन 80% होती है नॉर्मल एयर में, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो हाई प्रेशर की वजह से डिज़ोल्व हो जाएगी कंप्रेस्ड फॉर्म में, ठीक है। तो जब सरफेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगी तो वो क्या कर सकती है, बेंड्स कॉज कर सकती है, ठीक है। इस वजह से दो इसके सॉल्यूशंस बताएं, या तो हिलॉक्स यूज़ किया जाए हीलियम इन ऑक्सीजन, या फिर डीकम्प्रेशन चैम्बर में मैनी आवर्स जो हैं वो गुजारे जाएं ताकि जो है वो आपकी जो डाइवर है उसकी बॉडी का जो आउटसाइड द प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम किया जाए, नॉर्मल प्रेशर तक लाया जाए, और जो है वो इसमें बैंड्स का जो हमें डेंजर है वो उस चीज़ को कम किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, राइट 3 यूजेस ऑफ अ लिक्विड क्रिस्टल्स। तो हमारे पास यहाँ पर देखें जैसे यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स हो गए, यूजेस ऑफ प्लाज्मा हो गए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा हो गई, या डिफेक्ट्स ऑफ आप कह लें डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी हो गए। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके पास बहुत इजी होते हैं और मस्ट एग्ज़ाम्स में आते भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये नहीं आते। तो हमारे पास ये देखिए 3 यूजेस हैं। these are used as a temperature sensors, liquid crystals को हम temperature sensor के तौर पे यूज़ करते हैं। this is because the liquid crystals change their color with change in temperature, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो गया हमारे पास, they are used to find the point of potential failure in microelectronic circuits, ठीक है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जब लिक्विड क्रिस्टल्स को अप्लाई किया जाएगा तो जहाँ से वो जो है पोटेंशियल फेलियर हो रहा होगा तो उस जगह पे ये अपना कलर शो करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और देर आर ऑल्सो यूज्ड इन LCDs ऑफ ऑसिलोग्राफ्स एंड TVs, ठीक है। इसके अलावा भी आप अपनी बुक में देख सकते हैं, जो अगर आपको ईजी लग रहा है यूज तो आप उसको कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोजन एटम and helium ion are monoelectronic systems but the size of the helium ion is much smaller than hydrogen atom. Why? तो स्टूडेंट्स ये थ्योरेटिकल है, इसमें आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है, और रीज़न बतानी है, ठीक है। तो सिंपल 2 पॉइंट्स में आप इसकी रीज़न बताएंगे। इट इज़ बिकॉज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम आयन हैज़ अ ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू 2 प्रोटॉन्स देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए अगर हम दोनों के एटम्स को ड्रॉ करें तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है और प्रोटॉन जो है वो 1 होता है और 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम हीलियम को ड्रॉ करें तो उसमें न्यूट्रॉन जो है वो 1 होगा, प्रोटॉन भी 2 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, ठीक है, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर ये देख लें अब, लेकिन हीलियम जब आयन में कन्वर्ट हो जाता है ना, हीलियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसने क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। लेकिन अब न्यूक्लियस, इसकी न्यूक्लियस अट्रैक्शन जो है वो 1 प्रोटॉन की वजह से है और इसकी न्यूक्लियस अट्रैक्शन 2 प्रोटॉन्स की वजह से है, ठीक है। तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि दोनों मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं। अब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इस 2 प्रोटॉन्स मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और इसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो यही आपने रीजन लिखनी है। इट इज़ बिकॉज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम आयन हैज़ ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू 2 प्रोटॉन्स देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू 1 प्रोटॉन।
So nucleus of helium ion attracts its electron more strongly as compared to the hydrogen. That's why size of the helium ion becomes smaller than hydrogen atom. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14. इफ वी मेक अ सोल्यूशन बाय एडिंग 83 grams of sodium hydroxide to 750 ml of water, the density of the solution is 1 gram per ml. What is the molality of the sodium hydroxide in this solution and what is the percent by mass of sodium hydroxide in this solution? सिंपल डाटा दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स हम एग्जामिनर ने ये चेक करना है कि क्या आपको मैस परसेंट जो है यानी मैस परसेंट को आप वेट बाय वेट भी कहते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेट करना आता है क्या, या फिर मोलैलिटी का आपको फार्मूला आता है और आप क्या उसमें चीज़ें इजीली जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है. तो अब आप देख लें मोलैलिटी के लिए आपको यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो मैस ही दिया हुआ है 83 ग्राम्स, लेकिन वाटर यानी जो सॉल्वेंट है उसका मैस नहीं दिया. आपको मैस तो चाहिए, ठीक है, उसका वॉल्यूम और डेंसिटी दे दिया. वॉल्यूम और डेंसिटी को मिलाकर आप मैस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और उससे फिर आप उसको पुट करेंगे, ठीक है. डायरेक्टली तो नहीं पुट होंगी ना चीज़ें. तो ये देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैस 83 है, वॉल्यूम वाटर का 750 ml है, डेंसिटी जो है वो देखें 1 ग्राम पर ml है, ठीक है. तो अब दोनों जो है वो ml में यूनिट्स हैं, तो आपको कुछ इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो मैस ऑफ वाटर आपने फाइंड आउट करना है, तो सिंपल आपने 750 को 1 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 750 ग्राम्स आ जाएगा. और ग्राम से जब आपने केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है. तो ये अब आपने मैस ऑफ वाटर भी फाइंड आउट कर लिया है. तो अब मैस ऑफ जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो भी आप फाइंड आउट कर लें. देखें कि क्योंकि मैस परसेंट में आपको जो है वो सोल्यूशन का मैस लगाना पड़ेगा और मोलैलिटी में आपको सॉल्वेंट का मैस लगाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर आपने सॉल्वेंट का मैस फाइंड आउट कर लिया है और साथ सोल्यूशन का मैस भी ग्राम्स में आप फाइंड आउट कर लें, ठीक है. यानी सॉल्यूट का मैस प्लस सॉल्वेंट का मैस इन ग्राम्स, दोनों ग्राम्स को आपने ऐड कर दिया, तो ये अब आपके पास पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट हो गया. अब आप मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखें, मैस ओवर मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर वॉल्यूम इन केजी. तो देखें 83 ग्राम्स दिए हुए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के और इसका जो है वो मोलर मास 40 है और वॉल्यूम जो है केजी में 0.75 है. सिंपली आंसर आ गया 2.77 मोलर, ठीक हो गया. नेक्स्ट है मास परसेंट को वेट बाय वेट भी कहते हैं, तो उसमें आपने मास ऑफ सॉल्यूट लगाना है और मास ऑफ सोल्यूशन लगाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100. तो 83 ग्राम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैस था और दूसरा जो है सोल्यूशन का वो हमने इसमें 750 ग्राम्स ऐड कर दिए थे वाटर के भी, ठीक है. तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 9.96% आ जाता है. तो देखें स्टूडेंट्स कितना ही इजी था, सिंपल आपने इसमें डाटा से जो डाटा गिवन था उसमें वाटर का डायरेक्ट मैस नहीं दिया हुआ था, सिंपल इस पे काम करना था आपने, ठीक है. डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके मैस फाइंड आउट करना था और उसको आपने फिर यहाँ पर फॉर्मूलाज में पुट करना था, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट आर एसिडिक बेसिस एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच सब्सटेंस. तो ये बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है. एसिडिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? सब्सटेंसेस विच डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स. देखें कितनी इजी एग्जांपल है, डेफिनेशन है इनकी. अब आपने बेसिकली एग्जांपल्स याद करनी है इस क्वेश्चन में. जो बच्चे एग्जांपल कोट नहीं करेंगे उनके मार्क्स तो वैसे ही आधे हो जाएंगे क्योंकि डेफिनेशन तो इनकी मुश्किल है ही नहीं, ठीक है. तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स. नॉन मेटल जो होती हैं ना तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं और जब इन एसिडिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो एसिड्स बन जाते हैं, ठीक है. तो इसलिए हम कहेंगे कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है. नॉन मेटल्स को नहीं कहेंगे कि नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, बल्कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है. तो अब इसकी एग्जांपल देख लें. जैसे नॉन मेटल है हमारे पास सल्फर, सल्फर का ऑक्साइड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है. तो ये हमारे पास जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो सल्फ्यूरस एसिड बना रहा है, ठीक है, H2SO3, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा. तो ये देखें ये दोनों एसिडिक सोल्यूशन बने हैं, तो हमारे पास ये नॉन मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक सब्सटेंसेस बन गए. ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है. बेसिक सब्सटेंसेस में आपके पास आ जाते हैं. सब्सटेंसेस विच डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म बेसिस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंसेस. अब वहाँ पर हमने नॉन मेटल की एग्जांपल दी थी और यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगी मेटल्स. मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स विच डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म बेसिस. सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक सब्सटेंसेस, ठीक हो गया. और अब इसकी एग्जांपल्स लिख लें. कोई भी दो मेटल्स के जो आप ऑक्साइड्स ले लें, जैसे ये मैंने यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड लिया है और कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, ठीक है. और उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा.
नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास आ जाता है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन बोथ एसिड्स एंड बेसिस। अच्छा, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ गई कि ये जो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस थे वो वाटर में डिज़ोल्व होते थे और एसिड्स और बेसिस बनाते थे, लेकिन जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे वो वाटर में डिज़ोल्व ही नहीं होंगे, ठीक है, बट वो बोथ एसिड्स और बेसिस में डिज़ोल्व हो जाया करेंगे, ठीक है। और इनको हम कहेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिड्स एंड बेसिस, दोनों की प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। ये मतलब अगर आप इनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये बेस बन जाएंगे, और अगर आप इनको बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये एसिड बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड की और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की, ठीक है। ये दोनों हमारे पास जो है वो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस हैं। तो चलें हम यहाँ पर डिटेल से जो रिएक्शन लिख रहे हैं वो हम सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिख लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक बिहेव करेगा जब आप उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और वो एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बना देगा, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आपने याद करनी है, ठीक है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक एक्ट करेगा जब आप उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और ये क्या करेगा, हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम पीछे कर भी चुके हैं कि जब हमें कहा गया था कि आपने यानी जो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस हैं उनकी एग्जांपल्स लिखनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस है ना, तो इनका क्वेश्चन ये था कि राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो वो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो है वो एल्यूमिनियम और क्रोमियम के थे, और 2015 के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो इक्वेशंस हैं वो आप ऑलरेडी 2015 के फर्स्ट पेपर में याद भी कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, अ वायलेट फोटोन हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस हर्ट्स, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ द फोटोन एंड व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द फोटोन। ये तो जो चैप्टर 2 में से एनर्जी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने 2013 और 14 के फर्स्ट पेपर में इनको अच्छे से कर लिया है। फार्मूलाज वही यूज़ होते हैं, सिर्फ जो है ये आपके पास जो रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसीज हैं ये जो है वो डिफरेंट कर दी जाती हैं, तो उसको आपने सॉल्व करना होता है जस्ट लाइक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आपके पास आपने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है हर्ट्स में, ठीक है, उसको आप पर सेकेंड भी कह सकते हैं उसका यूनिट। तो ये सिंपल आपके पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा, ठीक है। तो आपने लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो सी ओवर फ्रीक्वेंसी कर दें, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और ये मीटर पर सेकंड है, ऊपर वाले का मीटर पर सेकंड और नीचे वाले का पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर में। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, अच्छा आपने इसको नैनोमीटर में करना था। देखिए नैनोमीटर में करने की भी एक वही बात है कि एक मेथड होता है करने का, यानी 0.422 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। बेसिकली आपको जिस यूनिट में भी लेके जाना तो नैनो होता है आपके पास 10⁻⁻9 को नैनो कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि अगर आप 10⁻9 यानी 10⁻⁻9 और 10⁻9 ये दोनों आपने एक साथ ऐड करने हैं, ठीक है। 7 मीटर तो लगा ही होगा, ठीक है, और 10⁻⁻6 और 0.422, ठीक है। अब ये वाला जो 10⁻⁻9 है ना, ये नैनो बन जाएगा, नैनोमीटर। और ये वाला 10⁻⁻ जो +9 है ना, वो 9 में से 6 आप माइनस करेंगे तो 10⁻3 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.422 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। तो इसको आप इजीली जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको 8 ले लिया था। अब जो 10⁻3 आ जाएगा ना, यानी 0.422 10⁻3, ठीक है। तो यहाँ से जब आप एक इधर आएंगे ना, तो आपको पता है कि जब आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो वो 10⁻- बनेगा, ठीक है। एक डिजिट आए हैं आप इधर तो ये -1 बन जाएगा, और 10⁻3 3 में से 1 जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4.22 10⁻2 आ जाएगा नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करने आने चाहिए, साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना आना चाहिए। फिर आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एनर्जी इज इक्वल्स टू HV होता है हमारे पास,
एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसका जूल सेकंड जो है वो यूनिट है, और वी फ्रीक्वेंसी का पर सेकंड है। सेकंड सेकंड से कट जाएगा और एनर्जी आपके पास जूल में आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जूल पर एटम होता है। जो सिंपल जूल्स में एनर्जी होती है ना, वो पर एटम की एनर्जी बता रहे हैं, ठीक है, जूल्स पर एटम। लेकिन अगर आपने इसको पर मोल में फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि 1 मोल की फाइंड आउट करें, 1 मोल मतलब पर मोल की फाइंड आउट करनी है तो आप इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्योंकि एवोगैड्रोस क्या होता है, उसका एटम्स पर मोल, ठीक है, 6.02 10 पर 23 एटम्स पर मोल। अब एटम एटम से कट ऑफ हो जाएगा और जूल्स पर मोल जो है वो आपके पास यूनिट आ जाएगा, तो आप इसको किलो जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट और व्हाई डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ग्रुप 5 हाइड्राइड्स इंक्रीज फ्रॉम PH3 टू BiF3। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है अलोंग द ग्रुप जो है वो बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉस्फोरस, ये है आपके पास फॉस्फोरस से फिर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। जब हम यहाँ से मूव करेंगे फॉस्फोरस PH3 से BiH3 की तरफ मूव करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या रीज़न है? और थर्ड पार्ट इसका है, व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर मच हायर देन रेस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स इन ग्रुप 6। ग्रुप 6 में हमारे पास टॉप में जो है वो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के हाइड्राइड्स वाटर बनते हैं और उससे नीचे जो है वो आपके पास सल्फर है, और फर्दर डाउन नीचे आते जाएंगे तो हमारे पास उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो डिक्रीज करते हैं। वाटर का सबसे हाई है, क्यों? ठीक है, तो इनका बहुत ज़्यादा डिटेल में अपना आंसर नहीं लिखना, सिंपल रीजनिंग्स बतानी है कि मॉलिक्यूल्स की नेचर बतानी है और उनकी दरमियान की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बतानी है। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिख लें। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सम अदर एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाई डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 5 हाइड्राइड्स इंक्रीज फ्रॉम फॉस्फोरस टू बिस्मथ हाइड्राइड्स, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर आप किस तरह से करेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द ग्रुप 5 हाइड्राइड्स इंक्रीज फ्रॉम फॉस्फोरस टू PH3 यानी फॉस्फोरस हाइड्राइड टू बिस्मथ हाइड्राइड बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीजेस, सो दे आर वीकली पोलर कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है। मतलब हैं तो इनका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नॉन पोलर हैं, लेकिन बहुत ही वीकली हैं, वीकली पोलर हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो एलिमेंट के दरमियान में, ठीक है, और हाइड्रोजन के दरमियान में बहुत ही डिफरेंस कम हो जाता है, ठीक है, डिफरेंस डिक्रीज करता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। सो दे आर वीकली पोलर कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि फॉर दीज कंपाउंड्स बॉइलिंग पॉइंट इज लार्जली डिटर्मिन्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ वन डर वाल्स फोर्सेज। यानी इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इनके दरम्यान में डायपोल फोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं या कुछ इस तरह से। इनकी मेनली जब ये बहुत ही वीकली पोलर बिहेव कर रहे हैं तो इनके दरम्यान में जो मेन फोर्सेज हैं वो वन डर वाल्स फोर्सेज हैं, ठीक है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज इंक्रीज डाउन द ग्रुप व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। आपको पता है कि नॉर्मली जो वन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं, ठीक है, तो वो टॉप टू मतलब जब साइज ऑफ द लेंथ या साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करता है तो वो भी इंक्रीज करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यही इसका मेन पॉइंट है कि लंडन वन डर वाल्स फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सी पॉइंट, व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर मच हायर देन रेस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स इन ग्रुप 6। तो ये तो ऑलरेडी हम जो है वो कर भी चुके हैं एक क्वेश्चन जिसमें हमने देखा था कि HF का और वाटर का पूछा हुआ था, लेकिन ये इस तरह से कंपैरिजन था ना, यानी यहाँ पर ये डिफरेंट ग्रुप्स का कंपैरिजन था, यानी वाटर 6 ग्रुप में है और हाइड्रोजन फ्लोराइड 7 ग्रुप में है, लेकिन अब हमने 6 ग्रुप में ही वाटर को कंपेयर करना है, ठीक है। लेकिन बेसिकली रीजन वही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। वाटर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, ठीक है। while rest of the hydrides in the group 6 are polar covalent compounds, मतलब वो यानी उनके दरम्यान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है जिसकी वजह से वो कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। एंड हैव डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन देम, लेकिन वाटर में तो वही बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो स्ट्रॉन्गर होती है। दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज मच हायर देन रेस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स इन ग्रुप 6।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो मतलब आप कोई भी 3 फैक्टर्स बता सकते हैं, तो हम यहाँ पर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट को बता रहे हैं, ठीक है, 1 बाय 1 हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स की बात करेंगे। तो सिंपल स्टूडेंट्स, इसमें आपने बताना है कि जैसे आयनिक कंपाउंड्स होंगे तो उनका क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और कोवेलेंट होंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। Reactants having ionic bonds undergo faster reactions than those having covalent bonds। साथ आपने रीजन भी बतानी है, सिंपल ट्रेंड नहीं बताना, ठीक है। रीजन बतानी है कि क्या वजह है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। बिकॉज आयनिक रिएक्शंस इन्वॉल्व कम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिट आइंस, क्योंकि आयनिक रिएक्शंस में ऑलरेडी जो आपके पास रिएक्टेंट्स है वो आइंस में डिवाइड हुए होते हैं। सिंपल एक रिएक्टेंट के पॉजिटिव ने दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव को अट्रैक्ट करना होता है, और दूसरे के नेगेटिव ने पहले के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना होता है, इस तरह करके, ठीक है। विदाउट इन्वॉल्विंग रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की कोई रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। वेयर एज जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक रीडिस्ट्रीब्यूशंस एंड प्रोसीड स्लोली। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑब्वियसली बात है, आप रिएक्टेंट्स कम डालेंगे कम कोलिजन्स होंगी, और फिर वही बात है कि कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ज़्यादा रिएक्टेंट्स लेंगे ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, और उससे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इसी को आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। Rate of a chemical reaction is proportional to the प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स अगर आपके पास ए और बी हैं तो उनकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आपके पास क्या है, इसकी रीज़न क्या है, हायर द रिएक्टेंट्स, जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हायर होगी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, ठीक है, एंड ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसकी साथ एग्जांपल भी बता दिया कि अगर हम कंबस्शन कर रहे हैं, कंबस्शन अगर फास्टली इन प्योर ऑक्सीजन, अगर प्योर ऑक्सीजन लें तो अब वही बात है कि प्योर ऑक्सीजन में सारी की सारी ऑक्सीजन ही है, तो वो कंबस्शन फास्ट करेगी एज कम्पेयर टू अगर हम एयर में ऑक्सीजन करते हैं, एयर की प्रेजेंस में अगर कंबस्शन करते हैं तो उसमें एयर में 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी अदर गैसेज होती हैं, तो उसमें रिएक्शन जो है वो कंबस्शन रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो उसकी रीज़न क्या है कि बिकॉज इंक्रीज्ड सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन देयर पार्टिकल्स। तो जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज इंक्रीज करेंगी उतना ही ज़्यादा कोलिजन इंक्रीज करेगी। तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, पाउडर्ड जिंक रिएक्ट्स मोर रैपिडली विद डाइल्यूट HCl देन अ लार्ज पीस ऑफ जिंक। यानी अगर आप जिंक का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लें और उसको फिर HCl में डिप कर दें, ये HCl डला हुआ है उसमें आप डाल दें, ठीक है, तो ये स्लो रिएक्शन होगा एज कम्पेयर टू आपने पाउडर्ड फॉर्म में लिया हुआ है, तो वो हर पार्टिकल जो है डायरेक्टली HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और फास्ट रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये आप इसकी इक्वेशन भी लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन बी। कंसीडर द रिएक्शन, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन फ्रॉम 3 एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग द मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स। तो ये देखें, ये स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का तकरीबन हर पेपर में आ रहा है। 2013 में भी पूछा गया, 2015 में भी पूछा गया, 2014 में भी थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछा गया था, लेकिन इस तरह से न्यूमेरिकल की फॉर्म में नहीं था। लेकिन ये है कि ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर लिया है। तो हम देखें इसको किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं। आपने सिंपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है और रेट इक्वेशन लिखनी है। तो वही बात है कि जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है रेट इक्वेशन खुद से ही लिखी जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखें फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट जब हम लेंगे तो किसको हमने कांस्टेंट रखना है, जो है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, ठीक है। और ये जो है NO की जो है वो 0.01 से 0.02 में जा रही है, साथ इनिशियल रेट्स भी चेंज हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज केप्ट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ NO जो है वो इसका इनिशियल और फाइनल का रेशियो हम ले लेंगे। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनिशियल से दोनों की तरफ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास जो है वो सिंपल रेशियोज आ जाएं, ठीक है, 1:2। इसी तरीके से आपने रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान में इनिशियल और फाइनल का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन और फाइनल और इनिशियल से दोनों तरफ डिवाइड कर दें ताकि आपके पास जो है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में रेशियोज आ जाएं, वो 1:4 आ जाएगा, ठीक है। देखें अब तो कितना ईजी है, ये ऑलरेडी मैं आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर आपने यानी 2 टाइम्स आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज की और 4 टाइम्स जो है वो आपके पास अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया, यानी 2 का डबल,
तो आपके पास क्या होगा कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ डबल नहीं हुआ, यानी डबल का भी 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास, आप इसको क्या कैसे लिखेंगे, दिस शोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ NO is increased 2 times and the rate of reaction is as the concentration of NO is increased 2 times the rate of reaction increased 4 times। ठीक है, तो ये 4 times increase हो जाएगा, तो इसको आप so the reaction is second order with respect to reactant NO, इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे, rate directly proportional to NO और साथ ऊपर 2 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 1 and 3 एक्सपेरिमेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO इज केप्ट कांस्टेंट। अब ऑक्सीजन का आप कंसंट्रेशन की रेशियोज ले लेंगे, इनिशियल और फाइनल, और उनका जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए इनिशियल से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास सिंप्लीफाई रेशियो आ जाएगी 1:2। तो अब हम इसके रेट ऑफ रिएक्शंस के इनिशियल और फाइनल की रेशियोज भी ले लेंगे और इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए इनिशियल से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो इसमें भी हमारे पास 1:2 ही आ गया। तो जिस रेशियो से हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज की है उसी रेशियो से रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज हुआ है, तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो दिस शोज दैट एज द कंसंट्रेशन ऑफ O2 is doubled, the rate of reaction also gets doubled। ठीक है, so the reaction is first order with respect to oxygen। तो अब आप इसको रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल O2 के ऊपर 1 लिखेंगे, फिर दोनों का इकट्ठा लिखेंगे, NO के ऊपर 2 लिखेंगे और ऑक्सीजन के ऊपर 1, फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वालिटी लगाएंगे, साथ कांस्टेंट का K आ जाएगा, और फिर आपके पास ये फाइनल रेट इक्वेशन आपने लिख ली है। देन आपके पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आ जाएगा 2 + 1 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सेक्शन बी जो 2015 के सेकंड पेपर का सेक्शन बी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।